हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज जेई एडवांस 2020 का पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 9 इन द रिएक्शन स्कीम shown below Q, R and S are the major product. The correct structure ए में S का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसके बाद बी में Q का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सी में R का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, डी में एस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर देखने के बाद ये तो कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे एक रिंग बन रहा है, रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। यहाँ पे एसाइलेशन होगा तो 3 पोजीशन है, ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये भी एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और यहाँ पे CH, ये CH2 है, HH है, तो ये भी एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो ये एसाइलेशन कहाँ पे होगा? तो ये पोजीशन जो है, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 और ये पोजीशन 3। तो 1, 2, 3 पोजीशन में कौन सा पोजीशन में एसाइलेशन होगा? ये टर्ट बुटाइल एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये भी एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और ये भी एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो इस तरह कंडीशन में अब देखना होगा किसके पास ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन है, और जिसके पास ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन है वो ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये प्लस आई से ये स्टेबलाइज कर रहा है, ये प्लस आई से स्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन इसमें प्लस आई प्लस आई इफेक्ट प्लस हाइपर कंजुगेशन है, होगा इसके वजह से होगा। और ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, तो इसका तो पारा पोजीशन तो ब्लॉक है, पारा पोजीशन ब्लॉक है, तो ऑर्थो पोजीशन में यहाँ पे अटैक होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। प्रोडक्ट जो बनेगा इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, इसकी वजह से यहाँ पे अटैक होगा। ये तो स्टेरिकली हिंडर्ड पोजीशन है, तो इस पे अटैक तो होगा नहीं। यहाँ पे नो हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। फिर इसको ट्रीट कर रहे हैं हम ZnHCl के साथ। एक रिएजेंट है, क्लीमेंसन रिडक्शन होगा इससे, एक क्लीमेंसन रिएक्शन है। तो यहाँ पे कार्बोनिल जो है से अल्केन में कन्वर्ट होता है, तो ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। रिडक्शन होता है, एस ग्रुप पे कोई इफेक्ट नहीं होता है इस, क्योंकि ये भी एक एसिड है और यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, तो इस पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये कार्बोनिल ग्रुप जो है CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा।
जब इसको फिर H3PO4 से ट्रीट करेंगे तो ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और ये एसिड से भी OH को रिमूव कर देता है, एसिड से भी OH को रिमूव कर देता है। तो जो ये जो स्ट्रक्चर है ये मेरा Q है। तो यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, ये डिहाइड्रेशन हो जाएगा और जो प्रोडक्ट जो बनेगा ये मेरा R हो जाएगा। जब इसको फिर हम CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट करेंगे तो यहाँ से तो एक बात कंफर्म हो रहा है, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे कीटोन होगा, कीटोन प्रेजेंट होगा, कार्बोनिल ग्रुप होगा, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप होगा। जब CH3MgBr से जब ट्रीट करेंगे इसको तो यहाँ पे एक बात कंफर्म है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप होगा,
उसके बाद ये जो CH3 MgBr है, ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा CH3-, और CH3- जो है यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। और उसके बाद CH3 MgBr है, तो ये तो कंफर्म है, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन जरूर होगा। कार्बोनिल कार्बन होगा तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है से इधर शिफ्ट होगा, और यहाँ पे CH3I जो है ये यहाँ पे अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, जो बनेगा। फिर यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा। तो ये जो है तो यहाँ पे OH हो जाएगा, OH और CH3। तो जब इसको ट्रीट कर PO4 के कॉन्क H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे और हीट करेंगे, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो जो मेरा फाइनल यहाँ पे CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा। तो ये मेरा प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट है। तो ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन ऑप्शन सही है। एस जो है, एस का स्ट्रक्चर, तो एस का स्ट्रक्चर में देखिए ये CH3 इधर लगा हुआ है, CH3 यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद बी क्यू का जो स्ट्रक्चर है, क्यू का स्ट्रक्चर, तो क्यू का स्ट्रक्चर ये है, ये क्यू है, तो क्यू का स्ट्रक्चर सही है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा। यहाँ पे इधर इधर कीटोन दिया हुआ है, आर का स्ट्रक्चर गलत है, उसके ही है, तो बी और डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बी और डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। Question number 10. Choose the correct statements among the following. A. FeCl4 minus has tetrahedral geometry. B. COEN NH3 twice Cl2 plus has two geometrical isomer. FeCl4 minus has higher spin only magnetic moment than COEN NH3 twice Cl2 plus. D. The cobalt ion in COEN NH3 twice Cl2 plus. तो FeCl4 माइनस इसका जो ज्योमेट्री दिया हुआ है टेट्राहेड्रल दिया हुआ है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो
इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो x माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +3। x आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 3d6 ये आयरन का कन्फिगरेशन है। तो Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d6 4s0। यहाँ पे क्लोरीन जो है से वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, तो ये 3D सब सेल इसका खाली है और 4p सब सेल खाली है। हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, sp3। और जब इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका जो ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। NH3 ट्वाइस Cl2 प्लस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 2 En। यहाँ पे एक इसका ट्रांस बनाएंगे NH3 के रेस्पेक्ट में, NH3 के यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, एक आइसोमर ये बनेगा और यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। दूसरा आइसोमर बनाएंगे, इसका बनाएंगे क्लोरीन NH3 NH3, दो आइसोमर, एक NH3 और दूसरा Cl रखेंगे। इसका 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। पहला आइसोमर NH3 के रेस्पेक्ट में ट्रांस रखेंगे, दूसरा Cl के रेस्पेक्ट में ट्रांस, Cl के रेस्पेक्ट में ट्रांस बना सकते हैं, Cl के रेस्पेक्ट में ट्रांस बनाएंगे। थर्ड के रेस्पेक्ट में तो इसका जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 होगा, तो बी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। C FeCl4- हैज हायर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट देन COEN NH3। तो FeCl3 का अगर FeCl4- का इसमें देखें, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, तो मोमेंट होगा μ5 × 7√35। तो ये कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका ट्रिक बताए हैं, तो अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हुए तो देख लीजिएगा। अब COEN NH3 Cl2 प्लस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कोऑर्डिनेशन स्टेट निकालेंगे
तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, 4s2 3d7, ये कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। और CO+3 का लिखें, CO+3 का इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 3d6 4s2 4s0, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा। तो अगर इसको हम बॉक्स डायग्राम बना के देखें तो CO+3 का अगर बॉक्स डायग्राम बनाए हम तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है। इस यहाँ पे हम नहीं देख रहे हैं कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है। यहाँ पे हम सिर्फ देख रहे हैं जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देख रहे हैं जो FeCl4- में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 था और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है। तो इसका जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होगा ये ग्रेटर होगा म्यू ऑफ COEN NH3 ट्वाइस Cl2 प्लस। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसको पेयरिंग करवा देगा। इसका अगर हम बनाए ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड से अगर इसको एक्सप्लेन करें तो इसका क्रिस्टल फील्ड T2G और EG में स्प्लिट होगा। ये EG सेट्स है और ये T2G सेट है। का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है। फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑफ मेटल आयन। तो अगर चार्ज मेटल आयन का ज़्यादा है तो उसका जो डेलो का वैल्यू है डेलो का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो डेलो का और पेयरिंग एनर्जी उसका क्या होगा? कम होगा। तो पेयरिंग एनर्जी कम है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये इजीली पेयर हो जाएगा। डी ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल है इसका यूटिलाइज करेगा हाइब्रिडाइजेशन में और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये इनर डी ऑर्बिटल का यूज करता है कॉम्प्लेक्स बनाने में। आंसर A और C। क्वेश्चन 11 विथ रेस्पेक्ट टू हाइपोक्लोराइट एंड परक्लोराइट आयंस चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। A hypochlorite ion is the strongest conjugate base. B the molecular shape of chlorate ion is influenced by lone pair of electron of Cl. C the hypochlorite and chlorate ion proportionate to gives identical sets of ion. Give rise identical sets of ion. D the hypochlorite ion oxidizes sulfite ion. Hypochlorite ion chlorate ion और परक्लोराइट आयन। तो एसिडिटी का ऑर्डर जो होता है HClO4 HClO3 HClO2 HClO
ओ। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HClO4 है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग HClO3। तो ये वीक एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। हाइपोक्लोराइड आयन स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा। द शेप ऑफ क्लोरेट आयन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। तो देख लेते हैं ClO4 ClO माइनस का, इसका जो शेप है ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, इसमें ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये लीनियर मॉलिक्यूल है। अगर कोई बॉन्ड रहता उसके बाद हम डिसाइड करते हैं जो लोन पेयर की वजह से इसमें रिपल्सन। और ClO3 माइनस का अगर देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर है ClO3 माइनस का। तो यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन हो सकता है और इसके वजह से इसका शेप में चेंजेस हो सकता है, डिस्टॉर्शन हो सकता है लोन पेयर के वजह से इसमें डिस्टॉर्शन हो सकता है। तो जो क्लोरेट आयन है उसमें लोन पेयर से डिस्टॉर्शन हो सकता है। अब देखते हैं परक्लोरेट आयन में। तो परक्लोरेट आयन का अगर स्ट्रक्चर बना है तो क्लोरेट आयन में देख रहे हैं इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इसमें नो लोन पेयर है, तो इसमें लोन पेयर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। बी ऑप्शन इसका सही है। सी देखते हैं, सी हाइपोक्लोरेट एंड क्लोरेट आयन disproportionate to give rise identical set of ion। आयन डिस्प्रोपोर्शनेट करके सेम सेट्स ऑफ आयन नहीं देता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, सेम सेट्स ऑफ आयन नहीं देता है। डी हाइपोक्लोरेट आयन ऑक्सीडाइजेज सल्फाइड आयन। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl। अगर हम इधर ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज करता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? तो ClO4 माइनस होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फाइड आयन और आयोडाइड आयन दोनों को ये ऑक्सीडाइज कर देता है। सल्फाइड आयन और आयोडाइड आयन दोनों को ये ऑक्सीडाइज कर देता है। ए सही है, उसके बाद बी सही है और इसका डी सही है। ए बी डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 12, द क्यूबिक यूनिट सेल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग cation M and anion X is shown below। when compared to anion and cation has a smaller ionic radius, choose the correct statement। तो कैटायन जो है उसका आयनिक रेडियस क्या है? स्मॉल है, तो ये वॉइड में जाएगा, ये कैटायन वॉइड में लोकेटेड रहेगा। यहाँ पे देखते हैं ये क्यूबिक सेल बना हुआ है, मेटल है और ये क्या है? ये जो है ये कैटायन है, ये M कैटायन है और जो X जो है ये जो है कि एनायन है। एनायन कौन है? एनायन है
एक्स और कैटायन एम, एम कैटायन है और एनायन एक्स। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है, तो आप कंपाउंड इज एम एक्स, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला एम एक्स दिया हुआ है। तो देखते हैं, कैटायन कैटायन इज लोकेटेड एट सेंटर में कैटायन लोकेटेड है। तो फेस सेंटर का एफिशिएंसी ये जो है, ये यहाँ पे एक और यूनिट सेल अगर हम बनाए तो इसका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा। इसका कितना आयन है, 2 आयन है, तो इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन एम कैटायन एक यूनिट सेल में इफेक्टिवली कितना है, तो 1 है। 1 इसका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन होगा। लोकेटेड है, एनायन इज लोकेटेड एट एज सेंटर में है, तो एज सेंटर्ड। तो एज सेंटर का इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन 1/4 इंटू 4 आयंस है। तो एम का और एक्स का रेशियो कितना होगा, 1:1। तो ये एम एक्स टाइप का, तो इसका जो इंपेरिकल फार्मूला होगा ये एम एक्स होगा। ये एम एक्स टाइप का क्यूबिक क्रिस्टल है। का चार्ज और एनायन का चार्ज, दोनों का चार्ज एक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो ये जो है यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है सेम है, इसका यहाँ से डिस्टेंस सेम है, इस एटम का यहाँ से डिस्टेंस सेम है, यहाँ से इसका डिस्टेंस सेम है, यहाँ से इसका डिस्टेंस सेम है। तो ये 4 एटम से इसका 4 एक यूनिट सेल में 4 एटम से ये सराउंडेड है। और इस यूनिट सेल में अगर देखें, इस यूनिट सेल में भी इसका देखें तो यहाँ पे एक एटम होगा, एक यहाँ पे 4 आयन से, और इस यूनिट में 4 आयन से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। अगर इसका देखें तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होगा। द कैटायन एंड एनायन हैज डिफरेंट कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, तो इसका कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री दोनों का सेम होगा। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर एम का और एक्स का दोनों का कोऑर्डिनेट 8:8 होगा। ये जो पैकिंग होगा इसका जो पैकिंग होगा, एक ये एम है और ये एक्स है और ये एक्स है। आर सी कैटायन का रेडियस और एनायन का रेडियस को लिख रहे हैं आर ए, तो आर ए होगा और ये आर सी होगा। तो 2RA + 2RC इक्वल टू, तो आर ए प्लस आर सी इक्वल टू √3a/2। तो रेशियो ऑफ एम एक्स बॉन्ड, ये एम एक्स बॉन्ड हो गया, ये रेशियो ऑफ एम एक्स बॉन्ड लेंथ टू द क्यूबिक यूनिट सेल एज लेंथ। तो क्यूब का जो एज लेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ एम एक्स का बॉन्ड लेंथ आर ए प्लस आर सी। तो रेशियो ऑफ एम एक्स बॉन्ड लेंथ टू द एज लेंथ, तो इसको अगर एज लेंथ से डिवाइड कर दें तो इसका जो आर ए प्लस आर सी बाय एज लेंथ से इसको डिवाइड कर दें तो √3/2, तो ये 1.732, इसको अगर 2 से डिवाइड कर दें तो ये आएगा 0.866। क्वेश्चन नंबर अगर 8 है और ये क्यूबिक यूनिट सेल है, वॉइड बनता है, तो क्यूबिक वॉइड का जो वैल्यू आता है, इसमें फॉर्म होता है
क्यूबिक वाइड बनता है, तो क्यूबिक वाइड का जो रेडियस रेशियो है, रेडियस रेशियो से 1 के बीच में होना चाहिए इसका रेडियस। P/RA 0.732 से 1 के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि ये क्यूबिक वाइड है। इसका करेक्ट आंसर ए और सी। सेक्शन सी, मैक्सिमम मार्क्स 24, ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है। 13, 5 ml ऑफ 0.10 m oxalic acid solution is taken in conical flask is titrated against NaOH from a burette using phenolphthalein indicator. The volume of NaOH required for the appearance of permanent faint pink color is tabulated below. For 5 experiment, what is the concentration in molarity of NaOH solution? तो ये टाइट्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, टाइट्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है, एक पहला एक्सपेरिमेंट में 12.5 आया, दूसरा में 10.5, थर्ड में 9 आया, उसके बाद 9 आने लगा है। कंकरेंट रीडिंग है, उसी को लेना है। तो 9 जो है वॉल्यूम ऑफ NaOH हमको 9 लेना है ये। और ऑक्सैलिक एसिड, तो इसका n फैक्टर 2 होगा, 2 M1V1 इंटू N1, ये n फैक्टर है, इक्वल टू M2V2 इंटू N2, ये इसका n फैक्टर है। NaOH का n फैक्टर 1, इसका वॉल्यूम 9, और इसका मोलारिटी हमको कैलकुलेट करना है। मोलारिटी हमको कैलकुलेट करना है। ऑक्सैलिक एसिड का n फैक्टर 2 होगा, तो ऑक्सैलिक एसिड का n फैक्टर हम लेंगे 2, ऑक्सैलिक एसिड का n फैक्टर हम 2 लेंगे। इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.1, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 5 ml। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा M2 इक्वल टू मोलारिटी ऑफ NaOH, NaOH का मोलारिटी आ जाएगा NaOH का मोलारिटी आ जाएगा 0.20 इंटू 5/9 इक्वल टू 1/9। ये जो वैल्यू आएगा 0.111, तो ये इसका मोलारिटी ऑफ NaOH का मोलारिटी आएगा 0, मोलारिटी ऑफ NaOH आएगा 0.11, ये मोलारिटी ऑफ NaOH आएगा।